नमस्ते वॉरियर्स। स्वागत है आपका स्टैंड फॉर एस के इस सेशन में। आज से हम लोग एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। डॉक्टर अकेरकर से पूछिए या आस्क डॉक्टर अकेरकर। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आप जो सवाल मुझे पूछते इस चैनल पे, उसी में से कुछ अच्छे सवाल, पर्सनल सवाल तो नहीं, लेकिन ऐसे सवाल जिनके जवाब से बाकी वॉरियर्स को भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल सके, ऐसे सवाल हम लोग इस सेशन में और इसके आगे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए इसी सेशन से ये चालू करते हैं। सबसे पहला सवाल है के सैनी का कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऑटोइम्यून बीमारी है, क्या इसमें इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए या क्या इसमें इम्यूनिटी को कम करना चाहिए। तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऑटोइम्यून बीमारी है मिस्टर सैनी। इसमें अपनी ही इम्यूनिटी अपने ही जॉइंट्स को अटैक करती है। तो इम्यूनिटी इसमें बढ़ती या कम होती नहीं है, लेकिन अपनी ही इम्यूनिटी गलत काम करने लगती है, अपने ही जोड़ों को अटैक करने लगती है। तो इसमें इम्यूनिटी को बढ़ाना तो नहीं है, लेकिन जो भी मेडिसिन इसमें यूज होती है वो इम्यूनिटी को एक तो मॉड्यूलेट करती है कि जो गलत काम इम्यूनिटी कर रही है उसको कम करती है, और साथ साथ में इसको सप्रेस भी करती है। सप्रेस इसके लिए किया जाता है क्योंकि अगर इम्यूनिटी गलत काम कर रही है, अपने ही जोड़ों को अटैक कर रही है, तो उसको कहीं ना कहीं सप्रेस करके उसको कंट्रोल में रखना तो जरूरी है। इसी के साथ बाकी कुछ व्यूअर्स का ये क्वेश्चन है कि कोरोना काल में काफी सारी मेडिसिन है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने का दावा करती है। क्या ये मेडिसिन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को बढ़ा सकती है? तो एकदम फ्रैंकली बोलूं तो ऐसी कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। काफी लोग दावा तो करते हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने की दवा है, लेकिन साइंटिफिकली बोले तो ऐसी कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है जो इम्यूनिटी को बढ़ा सके। जो इम्यूनिटी को हेल्प कर सके, डेफिनेटली विटामिन्स वगैरह हेल्प करते हैं इम्यूनिटी को अच्छा रखने में, लेकिन इम्यूनिटी को बढ़ाना या उसके वजह से इम्यूनिटी जॉइंट्स पे ज़्यादा अटैक करे, ऐसी तो कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो आपको कोरोना के लिए अगर आप कुछ विटामिन्स लेते हो तो वो एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को डेफिनेटली नहीं बढ़ाएंगे और आप ले सकते हो। चलिए आइए और कुछ प्रश्नों की तरफ ध्यान देते हैं। बिलाव का क्वेश्चन है, क्या एमआरआई में सब कुछ मालूम पड़ जाता है? हाँ बिलाव, एमआरआई एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन है। इसमें जनरली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का सटीक निदान हो जाता है। कुमार मोंडल का क्वेश्चन है, कौन सा एमआरआई करना है सर, बटक्स में बहुत दर्द है। देखिए, जो बटक्स का एरिया है ये एग्जैक्टली ये एरिया आता है। एग्जैक्टली ये सेक्रोइलियाक जॉइंट्स के ऊपर का एरिया आता है। तो एमआरआई कौन से एरिया का करना है, तो ये सेक्रोइलियाक जॉइंट्स का एमआरआई करना होता है। चंदेश गौर का क्वेश्चन है कि पहले बार उन्होंने एमआरआई किया था तो स्लिप डिस्क दिखाया था, दर्द कम नहीं हुआ तो वापस एमआरआई किया गया जिसमें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस दिखाया गया। उनका कहना है कि क्या ये मुमकिन है। देखिए चंदेश, इसको थोड़ा और अच्छा से समझेंगे हम लोग। देखिए, जैसा मैंने अब भी कहा, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यहां दिखता है, सेक्रोइलियक जॉइंट्स में दिखता है, और स्लिप डिस्क होती है ये इस एरिया में होती है। ये लंबार स्पाइन बोलते हैं इसको, लंबो सेक्रल स्पाइन। ये लंबार स्पाइन में इसमें स्लिप डिस्क दिखती है। तो अगर समझो आपने पहले सिर्फ इधर का एमआरआई किया, इसे एमआरआई एलएस स्पाइन कहा जाता है, तो अगर इसी एरिया का एमआरआई समझो किया और नीचे का एमआरआई आपने किया ही नहीं, तो आपको सिर्फ यहाँ का लंबर डिस्क दिखेगा। बाद में जाके आपको शायद बटक्स में दर्द होता रहेगा, तो किसी ने सोच के या रूमेटोलॉजिस्ट ने देख के सेक्रोइलियक जॉइंट इस एरिया का एमआरआई किया, तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोस हुआ। तो एमआरआई कौन से एरिया का करते हो उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है कि डायग्नोसिस होगा या नहीं। तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हमेशा याद रखिए, लंबर स्पाइन का सिर्फ नहीं तो सेक्रोइलियक जॉइंट्स का एमआरआई होना जरूरी है। और एक चीज हो सकती है कि अगर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एकदम अर्ली स्टेज में हो, तो कभी कभी बहुत अर्ली स्टेज, 1 महीना 1.5 महीना, तब ऐसा हो सकता है कि एमआरआई सेक्रोइलियक जॉइंट के सूजन को जल्दी पिकअप ना करे
और 4-6 महीने के बाद जब वापिस एमआरआई वहां का किया जाता है तब इन्फ्लेमेशन दिखने लगता है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक लीड टाइम होता है या क्रिटिकल एक वैल्यू रहती है। अगर सेक्रोइलियक जॉइंट का जो सूजन है वो एक क्रिटिकल लेवल क्रॉस करेगा तब एमआरआई में दिखने लगेगा। जब तक वो उस क्रिटिकल लेवल को पार नहीं करता है तब तक दर्द जरूर होगा लेकिन एमआरआई में कुछ नहीं दिखेगा। तो इसका ये मतलब है कि बहुत अर्ली स्टेज में कभी कभी एसआई जॉइंट्स का सेक्रोइलियक जॉइंट का एमआरआई भी नॉर्मल आ सकता है और कुछ महीनों के बाद वो वहां पे सूजन दिखा सकता है। चंद्रेश गौर के और भी 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। एसआई जॉइंट इडीमा, मैरो इडीमा, सेक्रोइलियक इडीमा एग्जैक्टली क्या होता है? चंदेश, शायद आपने काफी अच्छी स्टडी की है एमआरआई के बारे में क्योंकि आपके क्वेश्चंस बहुत इसमें अच्छे हैं। तो मैरो इडीमा एग्जैक्टली क्या होता है? जैसे आपको मालूम है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऑटोइम्यून डिसीज है। इसमें अपनी ही इम्यूनिटी अपने ही जॉइंट्स को अटैक करती है, सेक्रोइलियक जॉइंट को अटैक करती है। तो जब वो सेक्रोइलियक जॉइंट को अटैक करती है तो सेक्रोइलियक जॉइंट में सूजन हो जाती है और ये सूजन जो एमआरआई में दिखती है उसको सेक्रोइलियक इडीमा या मैरो इडीमा कहा जाता है। तो जब आपको सेक्रोइलियक इडीमा या मैरो इडीमा, सेक्रोइलियक जॉइंट इडीमा ये अगर वर्ड्स दिखते हैं तो ये 99% एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही होता है। कभी कभी ये इन्फेक्शन में भी दिख सकता है और कभी कभी ये एथलीट्स में भी होता है। एथलीट्स में बहुत ज़्यादा जब रनिंग होता है, एक्सर्शन होता है या गिर जाते हैं वो, तो उसमें भी कभी कभी ये इडीमा दिखता है। तो फाइनल डायग्नोसिस तो आप डेफिनेटली रूमेटोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट के ऊपर छोड़ दीजिए कि क्या है एग्जैक्टली लेकिन ये मोर और लेस जो इडीमा है, ये जॉइंट में सूजन है, उसको एमआरआई में इडीमा कहा जाता है। लास्ट और एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि रोमानस लीजन क्या होता है? चंद्रेश, इसी के लिए मैंने कहा आपने काफी अच्छी स्टडी की है एमआरआई की। रोमानस लीजन और एक ऐसे ही वर्टिब्रा में, ये जो रीढ़ की हड्डी है, इनमें सूजन आ जाती है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, उसे रोमानस लीजन कहा जाता है। तो अगर आपको एमआरआई में रोमानस लीजन लिखा हुआ दिखाई दे तो ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही दर्शाता है। धन्यवाद।